हेलो फ्रेंड्स, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आज से लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करने वाले हैं और इस कोर्स का आरंभ करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर से मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करी थी कि यह कोर्स आपको किस प्रकार से करना है। अब कोर्स को आरंभ करने के पहले मुझको ये समझना पड़ेगा और हमको और आपको दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा कि हमारा इस कोर्स को करने की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। अगर हमको अपने जीवन में उद्देश्य समझ में आ जाता है तो उस उद्देश्य को पूर्ण करने में मुझे कम समय और लगता है और उसके लिए हमारा उत्साह वर्धन होता रहता है। तो सबसे पहले पे हम समझते हैं कि ये मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स होते क्या हैं। ये मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स हमारे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, और सांख्यिकी का एक मूलभूत उद्देश्य यह होता है कि जो हमारी रियल लाइफ में तरह तरह की इवेंट्स हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रही हैं, उनको एक मैथमेटिकल तरीके से प्रदर्शित करने की। अब दूसरा सवाल आता है कि गणित के तरीके से ही क्यों? क्या बिना मैथमेटिक्स के भी हम उस रिलेशनशिप को बता सकते हैं? उत्तर तो है कि हाँ, हम गणित का उपयोग करे बिना भी हम किसी संबंध को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे एक्सप्लेनेशन में अगर गणित का सहयोग होता है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसको हर कोई एक्सेप्ट करने के लिए बहुत आसानी से मान जाता है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि मैं अपने क्लास में जो लोग एक वाइट शर्ट पहन के आएंगे उनको मैं 90 मार्क्स दूंगा 100 में से, जो लोग ब्लू शर्ट पहन के आएंगे उनको मैं 70 मार्क्स दूंगा, और जो लोग से हरे रंग की शर्ट पहन के आएंगे उनको मैं 60 नंबर दूंगा, इत्यादि। क्या ये आपको एक्सेप्ट है? नहीं। आप बोलोगे नहीं, ये रूल तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप हमारे कोर्स में आइए, मैं आपको 1 महीने तक कुछ टॉपिक्स समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपका एग्ज़ाम लूँगा, उसके बाद में मैं आपको फिर से 1 महीना पढ़ाऊंगा और फिर से एग्ज़ाम लूँगा और फिर से 1 महीना पढ़ाऊंगा और फिर से इम्तहान लूँगा। अब मैं कहता हूँ कि हर इम्तहान को मैं 100 में से आपको नंबर दूंगा। जो सवाल सही होगा उसमें से 10 में से 10 नंबर, और जो सवाल गलत होगा उसमें अकॉर्डिंगली आपको पास मार्किंग कर दी जाएगी। उसके बाद मैं तीनों इम्तहानों का मैं टोटल कर लूँगा, और अगर आपके मार्क्स 90% के ऊपर आ रहे हैं देन आपको ए ग्रेड दे दूँगा। अगर आपके 80 और 90% के बीच में आ रहे हैं तो मैं बी ग्रेड दे दूँगा। अगर 70-80 के बीच में आ रहे हैं तो सी ग्रेड दे दूँगा, इत्यादि। क्या ये नियम आपको एक्सेप्टेबल होगा? उत्तर है हाँ। अब मेरा प्रश्न आप सभी से यह है कि इन दोनों माध्यमों के बीच में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि दूसरे वाली अप्रोच में मैंने गणित की सहायता ले ली है और मैंने आपको एक गणित का नियम लगा करके एक ऐसा नियम बता दिया है जिसको आपने बहुत आसानी से समझ लिया और उसको आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। या अगर हम कहें कि आज शाम को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये किसी की समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि आज शाम को टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है, देन सबको समझ में आ जाएगा। तो जब तक कि ये अंक और गणित हमारे जीवन में नहीं आते हैं, हमको चीज़ों का समझना आसान नहीं होता है। इसलिए हमको अपने इन सांख्यिकी के नियमों की आवश्यकता पड़ती है, और सांख्यिकी के जो हमारे नियम हैं ये आकाश से नहीं आए हैं, ये हमारे प्योर गणित की बेसिस पर निकाले गए हैं। हम जिस तरीके से सोचते हैं कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, उसी प्रोसेस को हम अपने गणित के माध्यम से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, और जो हमारा नियम होता है उसको हम अपने डेटा के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, और उससे जो हमारा आउटकम आता है वो भी एक मैथमेटिकल आउटकम होता है, और उसकी बेसिस पे हम अपने
फैसले करते हैं। अब तो सवाल ये आता है कि जब हम मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स में हम उसको क्यों लेकर के आते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो गणित और सांख्यिकी में एक मूलभूत फ़र्क यह है कि गणित हमारी एग्जैक्ट साइंस है और सांख्यिकी के अंदर हम रैंडम वेरिएशन को हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। अब ये रैंडम वेरिएशन क्या होता है? रैंडम वेरिएशन हमारा एक ऐसा वेरिएशन है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। कि अगर आपने कैसे न्यूज़ में देखा है कि लिखा होता है कि आज आपके शहर का टेम्परेचर 28 डिग्री रहेगा, तो क्या ये टेम्परेचर सुबह से शाम तक 28 डिग्री होता है? या शहर के हर एक हिस्से में आपका टेम्परेचर 28 डिग्री होता है? नहीं, कहीं पर शायद 26 डिग्री होगा, कहीं 27 डिग्री होगा, कहीं 28 डिग्री होगा, कहीं 29 डिग्री है, कहीं 30 डिग्री है, लेकिन फिर 28 डिग्री क्या होता है? 28 डिग्री में हमने क्या किया, उन सारे टेम्परेचर का हमने एक औसत निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया और हमने आपको बता दिया कि इसका आज आपके शहर में टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी जगह से 5 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री है। इसलिए हमको सांख्यिकी के नियम यहाँ पर निकालने पड़ते हैं जो हमारे रियल लाइफ में हमारे जो प्रोसेसेस हो रही हैं उनको समझने में सहायक होते हैं। अब बात आती है कि ये मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर देखेंगे हमारे पास दो तरह की टर्मिनोलॉजी होगी, एक होगी मल्टीवेरिएट एनालिसिस और एक होती है मल्टीवेरिएट प्रोसीजर। मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो लोग हमारे एमएससी स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि हम अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमारा एक टॉपिक होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। उसके अंदर हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इत्यादि इस तरह के टॉपिक्स करते हैं। इनको हम अपने इस मल्टीवेरिएट प्रोसीजर के अंदर कंसीडर करते हैं। साथ ही हमारे पास एक और टॉपिक होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। उसको हम एक लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के टॉपिक के अंदर कंसीडर करते हैं, लेकिन वह क्या है, वो हमारा एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस का ही पार्ट है, लेकिन एक वो भी मल्टीवेरिएट प्रोसीजर है। तो इसलिए हमने इस कोर्स में हमने जो भी है इसका नाम दिया है मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स। तो मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स के अंदर हमारे जो मल्टीवेरिएट प्रोसीजर और साथ में जो हमारे मल्टीवेरिएट एनालिसिस के पॉपुलर टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको हम यहाँ पे कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि मेरे मुंह से कभी मल्टीवेरिएट प्रोसीजर की जगह अगर कभी मल्टीवेरिएट एनालिसिस निकल जाए तो उसमें से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और आप हमारी सहायता करिए और उसको आप मल्टीवेरिएट प्रोसीजर के ही संदर्भ में समझने की कोशिश करिएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि ये मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स होते क्या हैं। तो जैसा आप उसका नाम देखिए, मल्टीवेरिएट, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, यूनिवेरिएट या बाईवेरिएट या ट्राईवेरिएट या उससे ज़्यादा। और प्रोसीजर का क्या मतलब होता है, एक काम करने का तरीका। इसका मतलब यह है कि हमारे पास यूनिवेरिएट प्रोसीजर्स होते हैं, बाईवेरिएट प्रोसीजर्स होते हैं और साथ में मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स भी होते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? अगर हम किसी अपने एक्सपेरिमेंट में खाली एक ही वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे जो हमारा डेटा जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं यूनिवेरिएट डेटा। जैसे मैंने अपने क्लास के अंदर अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैंने हाइट को लिया और हाइट के ऊपर मैंने उनके ऑब्जर्वेशंस लेना शुरू किया, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवेरिएट डेटा। अगर मैंने उस डेटा का एक अर्थमेटिक मीन निकाल लिया तो उसको हम कह देते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, या उसका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेरिएंस निकाल दिया तो ये क्या हो गया, यूनिवेरिएट एनालिसिस। जब अगर हमने अपने उन्हीं स्टूडेंट्स पर हमने उनके दो वेरिएबल्स के बीच में डेटा लिया, हाइट और वेट, तो हाइट पे डेटा आ गया और वेट पे डेटा आ गया, तो दोनों हमारे अलग अलग तो यूनिवेरिएट है, लेकिन मैंने उसमें ज्वाइंट डेटा लिया है, तो अब ये क्या हो गया, बाईवेरिएट। बाईवेरिएट एनालिसिस मतलब कि वो एनालिसिस जहां पे हम दो वेरिएबल्स के ऑब्जर्वेशन को एक साथ कंसीडर करेंगे। अब यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट में क्या अंतर आया?
यूनिवेरिएट में हम सिर्फ खाली एक ही वेरिएबल की बात कर रहे थे, और जबकि बाईवेरिएट में हम दोनों वेरिएबल्स की अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनके आपस के बीच के जो संबंध है उसकी बात भी करेंगे। क्या आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट का हाइट और वेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है? आपने देखा है कि जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे उनकी हाइट बढ़ती जाती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उनका वेट भी बढ़ता जाता है, अर्थात दोनों के बीच में एक संबंध भी है। तो जब भी हम यूनिवेरिएट से बाईवेरिएट के बीच में आएंगे तो हमारे उन दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ संबंध भी आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम कह दें कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, हाइट, वेट और एज, उन्हीं स्टूडेंट्स के, तो उसमें से क्या होगा, हमारे पास तीन यूनिवेरिएट डेटा भी आ गया, लेकिन इन वेरिएबल्स के आपस में भी कुछ आपस में संबंध है। हाइट और वेट के बीच में संबंध है, वेट और एज के बीच में संबंध है। जैसे जैसे हमारे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, उसका वेट जनरल कंडीशंस में बढ़ता जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब हम यूनिवेरिएट से बाईवेरिएट में आए तो हमारा एक एस्पेक्ट ऐड हो गया, उनके बीच की रिलेशनशिप। लेकिन जब हम बाईवेरिएट से ट्राईवेरिएट में आए तो क्या हुआ, दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध थे वो भी हमारे बढ़ गए, हाइट और वेट के बीच में, वेट और एज के बीच में, और हाइट और एज के बीच में भी। तो तीन वेरिएशन हमारे और बढ़ गए, नंबर वन। और नंबर टू, क्या हमारे हाइट, वेट और एज, इनके बीच में भी तो कुछ एक आपस में संबंध होगा, ये भी तो बढ़ गया। अब आप समझिए कि दोनों में क्या अंतर आया। जब हम यूनिवेरिएट की बात हम करते हैं तो यूनिवेरिएट में खास बात क्या है कि हम सिर्फ खाली एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं, और जब हम बाईवेरिएट या ट्राईवेरिएट डेटा की बात करते हैं तो उनके इंडिविजुअल की बात भी करते हैं, और साथ में उनके बीच में जो विभिन्न भिन्न प्रकार के संबंध हैं, सह संबंध हैं, उनकी बात भी करते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब हम ट्राईवेरिएट के ऊपर जाते हैं, कोई प्रोसेस हमारी है जो हमारे दो या तीन से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करती है, तो क्या होगा, उसके अंदर हमारे जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, उनके बीच में विभिन्न भिन्न प्रकार के संबंध भी बढ़ते जाएंगे। और उस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को करने के लिए हमको अपने यूनिवेरिएट एनालिसिस के साथ में उनके जो बीच में संबंध है उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। तो यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस में एक मूलभूत फ़र्क यही है कि यूनिवेरिएट में हम सिर्फ खाली एक ही डेटा की बात करते हैं, और मल्टीवेरिएट डेटा में हम हर एक डेटा की तो बात करते हैं, साथ में हम उनके बीच में आपस में जो संबंध है उसकी बात भी करते हैं। और इसीलिए हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनकी संख्या मल्टीवेरिएट में बढ़ती जाती है, और इसीलिए हमारे जो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, और उसी के साथ में हमारे स्टैटिस्टिकल चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन जहाँ भी चैलेंजेस होते हैं वहीं पर अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स में सबसे अच्छी बात यही है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है उनकी बात करेंगे, और उसके द्वारा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने कोई भी खेती के बारे में सुना होगा, अगर किसी भी चीज़ की खेती होती है, सपोज गेहूँ की, चावल की खेती हो रही है, तो उस गेहूँ और चावल की पैदावार किन किन वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। वो क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र कि आपने कितनी खाद डाली है, कितने सेंटीमीटर कचाई करी है, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, उस ज़मीन में जो वहाँ पे जो मिट्टी है उसमें उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है। उस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उन सारे फैक्टर्स को का जो जॉइंट इफेक्ट है उससे हमारा एक वेरिएबल जो हमारे उस फसल की पैदावार है वो पता चलती है। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक और हमारा हो गया आउटपुट वेरिएबल, हमारा एक हो गया, और एक और हमारा एक बास्केट है जिसके अंदर हमारे कई सारे इनपुट वेरिएबल्स रखे हुए हैं। जब हम इन वेरिएबल्स के बीच में जब हम संबंध की बात करते हैं तो दैट विल बिकम अ मल्टीवेरिएट प्रोसीजर। उसको हम बोलेंगे ये हमारा एक मल्टीवेरिएट प्रोसीजर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो आउटपुट के भी जो बास्केट है वहां पर एक से ज़्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं, वो भी हमारा एक मल्टीवेरिएट प्रोसीजर होगा। सो इस उदाहरण के द्वारा हम आपको सिर्फ खाली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट प्रोसीजर में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि मल्टीवेरिएट प्रोसीजर में हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, और यूनिवेरिएट वेरिएबल में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे हम
अपने मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो उनकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी हमको करना पड़ेगा। तो यूनिवेरिएट है तो हमारे तो कोई भी सिंपल कैलकुलेशन चल जाएंगे, लेकिन मल्टीवेरिएट मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए आप मुझसे ज़रूर सहमत होंगे कि मैट्रिक्स थ्योरी हमारी बहुत सहायता करती है। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी हम कभी मल्टीवेरिएट एनालिसिस या मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स की बात करते हैं, उसमें से मैट्रिक्स थ्योरी का एक बहुत अहम रोल होता है। अब इस मैट्रिक्स थ्योरी को भी हम अपने सॉफ्टवेयर में कैसे पढ़ेंगे, ये भी एक आर का पार्ट होता है। हम उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और जिस तरह की मैट्रिक्स थ्योरी मुझे चाहिए होता है उसको मैं ब्रीफली यहाँ बताऊँगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग मैट्रिक्स थ्योरी के जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं उनसे आप वाकिफ़ होंगे। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, डिवाइड, इन्वर्स निकालना और उनको मल्टीप्लाई करना, जो हमारे मैट्रिक्स थ्योरी के नियम होते हैं, आपको उनसे थोड़ा सा आपको उम्मीद मैं आपसे यही करता हूँ कि आपको उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब इसके बाद में अब मैंने आपको एक मल्टीवेरिएट प्रोसीजर के एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर। अब इसमें से मल्टीवेरिएट प्रोसीजर को पढ़ने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट मल्टीवेरिएट एनालिसिस को शुरू करके हम आपको प्रोसीजर बता दें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भिन्न भिन्न ब्रांचेस से आ रहे हैं। कोई शायद मैनेजमेंट से आ रहा है, तो कोई साइंसेस से आ रहा है, कोई ह्यूमैनिटीज़ से आ रहा है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों की बैकग्राउंड कैसी होगी। उसके लिए मैं यहाँ पे दो स्टेप में जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स से संबंधित जो हमारी आर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आवश्यकता है उसके बारे में ब्रीफली बता दूंगा। उसके बाद हम अपने सांख्यिकी के टॉपिक्स पर आएंगे और सांख्यिकी के टॉपिक्स में पहले मैं आपको यूनिवेरिएट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं बाईवेरिएट में कैसे एक्सटेंड करूं और उसके बाद में बाईवेरिएट को मैं मल्टीवेरिएट में एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब हम इन छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको एक फंडामेंटल तरीके से यूनिवेरिएट चीज़ को मल्टीवेरिएट डायरेक्शन में कैसे सोचना है, इसकी भी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने इस कोर्स को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कोर्स के कुछ आरंभ के लेक्चर्स में हम आर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, फिर हम अपने यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स हैं उनकी बात करेंगे और धीमे धीमे हम उनको बाईवेरिएट उसके बाद में मल्टीवेरिएट प्रोसेस में लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में बहुत बार हो सकता है कि मैं आपको जो यहाँ पे टूल्स बता रहा हूँ शायद आपको समझ में ना आए कि मैं इसको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं यहाँ पे जो भी टूल्स आपको बताने वाला हूँ, जो भी टॉपिक्स बताने वाला हूँ, वो हमारे अगले जो सारे लेक्चर्स होने हैं अगले 30 घंटों में, उसमें कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और जब मैं इनका इस्तेमाल करूंगा वहाँ पर मेरे पास शायद समय ना हो कि मैं आपको पूरी बातें फिर से समझा सकूं। वहाँ पर मैं आपको खाली रेफ़र करूंगा कि इस टॉपिक के बारे में, इस मैट्रिक्स को उदाहरण के लिए कैसे हैंडल करना है, इसकी बात हम पीछे कर चुके हैं और मैं वहीं से आपको इस बात को समझा दूँगा। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है आपसे कि आरंभ के लेक्चरों में हम जब आर सॉफ्टवेयर और यूनिवेरिएट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, आप थोड़ा सा अपना एक मन बना के रखिए कि इन चीज़ों का हमको आगे इस्तेमाल पड़ने वाला है। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इस लेक्चर में सबसे पहले हम आपको आर सॉफ्टवेयर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं सो दैट कि आपकी नॉलेज भी रिफ्रेश हो जाएगी और हम सभी लोग एक समय के बाद में एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर में अपने इस आर सॉफ्टवेयर और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो नाउ अब आप अगर देखिए कि पहला सवाल तो यही आता है कि भाई ये आर सॉफ्टवेयर होता क्या है, राइट। अब जैसे आपने देखा है कि आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी तरीके से आप ये मान सकते हो कि आपके पास एक आर नाम का सॉफ्टवेयर भी होता है और ये आर सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक बाकी सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है। इसका जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर हम डेटा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं, हम उसमें भिन्न भिन्न तरीके की जो ग्राफिक्स हैं उनको भी डिस्प्ले कर सकते हैं, हम अपनी जो भी भिन्न भिन्न तरीके की डेटा एनालिसिस है हम उसको कर सकते हैं।
अब आज के ज़माने में स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस जब हमारी आगे बढ़ रही है, तो हमारे जो भी डेटा होता है, ये हमारा डिफरेंट फॉर्मेट में होता है। कोई हमारा पिक्चर के फॉर्मेट में डेटा होता है, कोई हमारा ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में डेटा होता है। तो इस आर सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह के डेटा को हम बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उनको हम एक अच्छे तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। आर सॉफ्टवेयर के अंदर सिंपल कैलकुलेशंस, कठिन कैलकुलेशन दोनों पॉसिबल हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आर सॉफ्टवेयर में कौन-कौन से कमांड आते हैं। जिस तरीके से हम अपने अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स में ग्राफ़िक की बात भी करते हैं कि हमको कोई अपना चार्ट बनाना है, ग्राफ़ बनाना है, उस ग्राफ़िक को हम स्क्रीन पर भी देखते हैं और उसको हम उसके पीडीएफ फॉर्म में भी स्टोर करना चाहते हैं। हम उसकी हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं, प्रिंट आउट भी लेना चाहते हैं। तो यह सब कुछ यहाँ पे आर के अंदर संभव है। और इस आर प्रोग्रामिंग उतनी ही इफ़ेक्टिव है जैसा कि बाकी कोई और हमारी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव होती है। और आप मोटी-मोटी भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी एक कंप्यूटर की भाषा को हम अच्छी भाषा कहते हैं, उसके अंदर जो-जो भी चीज़ें होती हैं, वह सारी चीज़ें आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी समाहित हैं। ये जो आर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए जो हमारी लैंग्वेज होती है, उसको हम कहते हैं आर लैंग्वेज। और यह हमारी एक और लैंग्वेज होती है एस लैंग्वेज, ये उससे बहुत ही मिलती-जुलती है। तो जैसे आर लैंग्वेज हमारी आर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, उसी प्रकार से एस लैंग्वेज हमारा एक और सॉफ्टवेयर था एस प्लस, ये उसकी लैंग्वेज होती है। और ये एस प्लस सॉफ्टवेयर और आर सॉफ्टवेयर दोनों बहुत ही मिलते-जुलते हैं। इनफैक्ट पहले हमारा एस प्लस सॉफ्टवेयर आया था और एस प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते थे और साथ में अपने प्रोग्राम को भी लिखने की सहूलियत होती थी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एस प्लस सॉफ्टवेयर में मिलता था। लेकिन जो हमारा एस प्लस सॉफ्टवेयर है, ये हमारा एक पेड सॉफ्टवेयर था, इसके लिए मुझे पैसा देना पड़ता था। तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए इस आर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया और आर सॉफ्टवेयर के कमांड और एस सॉफ्टवेयर के कमांड बिल्कुल एक से ही हैं। इसीलिए जो लोग पहले एस प्लस सॉफ्टवेयर में काम करते थे, उनको आर सॉफ्टवेयर में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कठिनाई नहीं हुई, राइट? और धीमे-धीमे आर सॉफ्टवेयर ने अपना अस्तित्व एस्टैब्लिश कर लिया और धीमे-धीमे लोगों ने आर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आज के ज़माने में बहुत लोग हैं जो अपनी रिसर्च में, डिज़ाइन में, ऑफिसेज़ में, एनालिटिक फर्म्स हैं, उन्होंने आर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसकी खास बात क्या है? ये हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अर्थात ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ये हमारा एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं है। इसके अंदर सब कुछ ओपन है। आप अगर कुछ भी चीज़ देखना चाहते हैं कि किसी फंक्शन की प्रोग्रामिंग कैसे गई है, इसकी कोडिंग क्या है, आप उसको यहाँ से बहुत आराम से देख सकते हैं। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो 20,000 से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल पैकेज फ्रीली अवेलेबल हैं। पैकेजेस का क्या मतलब होता है? हमको भिन्न-भिन्न कामों को करने के लिए हमारे पास भिन्न-भिन्न पैकेजेस बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मुझको क्लस्टर एनालिसिस करनी है, तो हम एक क्लस्टर नाम का पैकेज बना देंगे। और अगर हमको एक जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल करना है, तो हम एक जीएलएम नाम का पैकेज बना देंगे। तो इस तरह से भिन्न-भिन्न तरीके के सॉफ्टवेयर को बहुत सारे साइंटिस्ट ने डेवलप किया है और इसीलिए हमारी इन पैकेजेस की संख्या दिन पर दिन आगे बढ़ती भी जाती है। और आर सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे कुछ पैकेजेस बिल्ट इन पैकेजेस भी हैं, कुछ हमारे कंट्रीब्यूटेड पैकेजेस भी हैं और बाकी लोग भी इस आर सॉफ्टवेयर में अपने पैकेजेस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक पैकेज को आप ये मान सकते हो, किसी प्रकार का काम करने के लिए आपको किसी पैकेज की आवश्यकता होती है। तो कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जिसको शायद हर कोई करना चाहेगा, और कुछ काम हमारे बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं जिसको शायद हर कोई नहीं करना चाहे। इसीलिए हमारा जो आर का बेस सॉफ्टवेयर है, जो आप पहली बार डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर कॉमन किए जाने वाले सारे कार्य के जो कमांड्स होते हैं, फंक्शंस अवेलेबल होते हैं पहले से। उसके अलावा आपको कोई अगर स्पेसिफिक काम अगर करना है, तो उसके लिए आप इस पैकेज को डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ में अगर आपने अपनी कोई रिसर्च करी है और आप अपने काम का जो आपने आर प्रोग्राम लिख करके आप ये चाहते हो कि बाकी लोग उसको यूज़ कर सकें, तो आप उनको आर प्रोजेक्ट की साइट में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो यही मेरा कहने का यहाँ पे तात्पर्य था। तो बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए तो मैं यही कह रहा हूँ कि आर के अंदर एक स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। आपको भिन्न-भिन्न तरीके के जो स्टैटिस्टिक्स के कंप्यूटेशंस होते हैं, वो आप आर सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट? और कैसा मैंने आपको
बताया कि इसके अंदर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर है, ब्लैक बॉक्स नहीं है, तो इसमें कुछ छुपा नहीं है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो स्टैटिस्टिक्स और ग्राफिक के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके साथ में बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही कंफर्टेबल लैंग्वेज है। और जो भी हमारे सॉफ्टवेयर से हमारे जो ग्राफिक्स, कर्व्स, चार्ट एक्सेट्रा इत्यादि जो हमारे जनरेट होते हैं, उनको हम डायरेक्टली पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में हम उनको सेव कर सकते हैं। और जो हमारी इनके प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल्स कहते हैं, अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए कोई अपना कमांड अगर लिख रहे हैं तो उन कमांड्स को हम जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में सेव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से आर के अंदर भी कर सकते हैं। और आर सॉफ्टवेयर हमारा हमारे विंडोज़ प्लेटफॉर्म, यूनिक्स प्लेटफॉर्म, लाइनक्स प्लेटफॉर्म, मैकिन्टोश प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल है, किसी का भी कोई पैसा नहीं पड़ता है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हो आप बहुत आसानी से उस सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसमें से कार्य करना आरंभ कर सकते हैं। सो इसलिए आप भी सोच सकते हैं कि हम लोग भी अब आर के ऊपर हमको स्विच कर देना चाहिए। अब इशू ये आता है कि ये आर सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा। तो आर सॉफ्टवेयर आपका इस वेब पेज पर अवेलेबल है, www.r-project.org। राइट। आप इस साइट पे जब आप आओगे इंटरनेट पे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये इस तरीके का एक लिखा हुआ है, मैं आपको लाल रंग में करके दिखाता हूँ, डाउनलोड आर। आप जब आप प्रेस करोगे देन उसके बाद में आपको जो भी डाउनलोड करने की जो साइट होगी वहाँ पे आप चले जाओगे और वहाँ पर आपको चाहे विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर, मैकिन्टोश में या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जैसे आज की डेट में हमारे पास जिस समय में आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त हमारे पास है आर का 4.4.1 वर्जन जिसका नाम है रेस फॉर योर लाइफ, ये अवेलेबल है। आपने किन्हें अगर पहले का किसी वर्जन को डाउनलोड करना है ये भी हमारा आर सॉफ्टवेयर की साइट पर अवेलेबल होता है। तो आप इस डाउनलोड आर पर आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपको इस तरह की एक होम स्क्रीन पर ले आएगा। यहाँ पे क्या है, आप अगर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क इज अवेलेबल एट द फॉलोइंग URLs। आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के नाम लिखे हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील इत्यादि। तो इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आर सॉफ्टवेयर को बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो अगर इसको किसी एक ही सर्वर पर रखा जाएगा तो शायद उसका लोड बहुत ज़्यादा हो जाए। तो लोड शेयरिंग के लिए हमारी जो भिन्न तरीके के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को अपने अपने सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप कहीं से भी किसी भी साइट से भी जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप कहीं से भी डाउनलोड करोगे आपको एक ही सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको। ये कहना शायद ठीक नहीं होता है कि अगर हम ऑस्ट्रिया से डाउनलोड करेंगे तो क्वालिटी बेहतर होगी और बेल्जियम से करेंगे तो शायद क्वालिटी ठीक ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसमें यहाँ पे जहाँ से भी आपको डाउनलोड करना है आप इसमें इस क्लिक पे लिंक करेंगे और उसके बाद में आपको इस तरीके का एक स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डाउनलोड आर फॉर लाइनक्स, मैकिन्टोश, विंडोज़, राइट। इसके बाद में जो आपको भी यहाँ पे वर्जन आपको डाउनलोड करना है आप उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये वाला सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर या आपके लैपटॉप पर आकर के स्टोर हो जाएगा एंड देन उसमें से आप उसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर दीजिए। और आसान भाषा में कहें तो आप उसमें हर एक बटन पर अगर आगे बढ़ाते जाएंगे क्लिक करते हुए तो ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। उसके बाद में एक चीज़ होती है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम आर सॉफ्टवेयर में काम करें या हमारे आर सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए हमारे पास कुछ एक हेल्पिंग हैंड भी होता है, हमारी सहायता करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। इस तरह के कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर आज के इस समय में उपलब्ध हैं। एक जो बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है हमारा TinR, TINR। ये हमारा इस साइट पर अवेलेबल है और ये पहले बहुत ही पॉपुलर होता था। आज के ज़माने में एक और नया सॉफ्टवेयर आ गया है जिसको हम कहते हैं RStudio। ये हमारा C++ लैंग्वेज में लिखा गया है और ये दोनों TinR और RStudio दोनों हमारे
फ्री सॉफ्टवेयर हैं, आर स्टूडियो भी हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और अगर आपको इस आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे posit.co, और उसके आगे आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको आर स्टूडियो के डिफरेंट वर्जन्स दिखाई पड़ते जाएंगे। इसमें से आपके पास जो सर्वर के लिए, इंडिविजुअल कंप्यूटर्स के लिए, और साथ में फ्री और पेड वर्जन दोनों होंगे। लेकिन हम लोग, जहाँ तक हम लोगों के कोर्स का सवाल है, उसमें से हमारे लिए फ्री वर्जन सफिशिएंट है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर सॉफ्टवेयर को आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कर लीजिए और इस आर स्टूडियो को भी आप कर लीजिए। लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं अपना कोर्स डायरेक्ट आर सॉफ्टवेयर के ऊपर ही एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन साथ ही मैं आपको आर स्टूडियो के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दूंगा। लेकिन आर स्टूडियो में नॉलेज देने का मतलब ये मेरा बिल्कुल भी मंतव्य नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, चाहे वो टिन आर हो या वो आर स्टूडियो हो, मैं उसका कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसी तरीके से आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे अपने इस आर स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए, तो इस तरह की आपको वेबसाइट यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड आर स्टूडियो, और जब आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद में ये आर स्टूडियो आपका जो सॉफ्टवेयर है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसमें से आप देखोगे आपके पास दो वर्जन है, एक आर स्टूडियो आपके लैपटॉप के लिए और एक आपके लिए जो आपका सर्वर होता है उसके लिए भी है। तो आप यहाँ पर आप डबल क्लिक कर लो और आपको जो अपना सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होगा, उसके बाद में आप उस सॉफ्टवेयर में डबल क्लिक करते चले जाइए। एक आम भाषा में जो हम काम करने के लिए फॉलो करते हैं, देन आपका ये आर और आर स्टूडियो दोनों सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप पर इस्तेमाल पर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। राइट, तो चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं। और इस लेक्चर में आपने देखा कि मैंने आपको एक मल्टीवीडिएट एनालिसिस, मल्टीवीडिएट प्रोसीजर और ये हमारे डिफरेंट तरीके के टूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको मैंने एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करी है। और साथ ही मैंने आपको ये आज तैयार कर दिया है कि आपको अपने आर सॉफ्टवेयर और आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करना है। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं यहाँ पे जो भी आपको समझा रहा हूँ, इसका वीडियो आपके पास हरदम होगा, और जो भी मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, मैं आपको यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी जा करके उस कमांड को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, और उसका स्क्रीनशॉट को लेकर के उसके एनालिसिस करके उसका इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं तो यह समझा दूंगा, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको इस कोर्स को बेहतर तरीके से करना है तो आप इसी वीडियो को रोक करके, पॉज करके धीमे धीमे आगे बढ़िए, और जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको कम से कम एक बार अपने लैपटॉप पर रिपीट करने की कोशिश ज़रूर करिए। और इस तरीके से आपका धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मल्टीवीडिएट प्रोसीजर्स से उतना ही इंटरेस्ट हो जाएगा जितना कि शायद मुझे इस कोर्स को एग्जीक्यूट करने में आनंद आ रहा है, और हम और आप दोनों इस कोर्स को एंजॉय करने लगेंगे। तो आप ये सारे काम करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।